प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुमोइर बिनंदिनी 2025 कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जहां 8000 कलाकार झुमोइर या झूमर डांस प्रस्तुत करेंगे। यह असम में चाय पैदा करने वाली आदिवासी जनजातियों का पारंपरिक लोक नृत्य है। इस डांस को ढोल, ताल और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। यह डांस फसल उत्सव, शादियों और सामुदायिक समारोहों में किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं गोल घेरे में एक दूसरे की कमर पकड़कर डांस करते हैं। महिलाएं रंगीन साड़ी और पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं। यह नृत्य एकता, सांस्कृतिक गौरव और सामुदायिक बंधन को दर्शाता है। तमिलनाडु के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भवानी नदी का पानी पीने योग्य नहीं है। भवानी नदी पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु के नीलगिरी, कोयम्बटूर और इरोड जिलों से होकर बहती है। यह कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है और राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भवानी नदी लगभग 185 किलोमीटर की यात्रा के बाद भवानी शहर में कावेरी नदी से मिल जाती है। इसका 90% पानी कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। इस नदी पर भवानी सागर बांध भी बना हुआ है, जो दुनिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांध में से एक है। भवानी संगमेश्वर मंदिर इसके संगम स्थल पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। मध्य प्रदेश देश में गिद्धों की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य बन गया है। दरअसल वन विभाग के पहले चरण की गणना के अनुसार राज्य में गिद्धों की संख्या 12,981 पहुंच गई है। यह गिनती राज्य के 16 वन वृत्तों, 64 प्रभागों और 9 संरक्षित क्षेत्रों में की गई है। 2016 से शुरू हुई गणना में गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2019 में 8,397, 2024 में 10,845 और अब 12,991 हो गई है। मध्य प्रदेश में गिद्धों की 7 प्रजातियां हैं, जिनमें से 4 स्थानीय, 3 प्रवासी प्रजाति शामिल है। आपको बता दें कि गिद्ध मृत जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ करते हैं और बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह दिन मॉरिशस के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि 12 मार्च 1968 को यह देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। इसके बाद 1992 में इसी दिन मॉरिशस राष्ट्रमंडल के अंदर एक गणराज्य बनाया गया था। भारत और मॉरिशस के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। मॉरिशस पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जहां भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी रहती है। दोनों देश सांस्कृतिक, आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में डाटा सेट्स और रजिस्ट्रीज का संकलन 2024 जारी किया है। यह पहल डेटा की पहुंच को बढ़ावा देने और निर्णय लेने को सशक्त बनाने के लिए है। इस संकलन में लगभग 270 डाटा सेट्स और रजिस्ट्रीज को शामिल किया गया है। यह डेटा 40 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित है, जो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। यह उपयोगकर्ताओं को सरकार के डेटा की उपलब्धता, दायर करने और पहुंच के बारे में आसानी से जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें डेटा एकत्र करने की विधि, अपडेट की समयावधि, साझाकरण नीतियों और कानूनी ढांचों की जानकारी दी गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय समिति बनेगी। यह समिति किसानों को जागरूक करेगी और उन्हें प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया। इसका लक्ष्य 2025 तक 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती शुरू करना, 10,000 बायो इनपुट केंद्र बनाना और 18.75 लाख किसानों को प्रशिक्षित करना है। प्रशिक्षित किसान आगे 1 करोड़ किसानों को सिखाएंगे। प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ेगी, मिट्टी उपजाऊ रहेगी और लोगों को रसायन मुक्त भोजन मिलेगा। यह मिशन पर्यावरण, मिट्टी और पानी को बचाने में भी मदद करेगा। इसका मकसद किसानों की समृद्धि और सुरक्षित खाद्य सुनिश्चित करना है। असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी BTR सरकार ने बथौवाद को विभिन्न फॉर्म्स के धर्म कॉलम में आधिकारिक विकल्प के रूप में शामिल किया है। यह बोडो समुदाय के प्राचीन प्रकृति केंद्रित धर्म को मान्यता देने वाला कदम है। बथौवाद बोडो लोगों का पारंपरिक धर्म है, जो 5 तत्वों वायु, सूर्य, भूमि, अग्नि, आकाश की पूजा और सिजौ पौधे को केंद्र में रखता है। इसे बथौ धर्म भी कहा जाता है। इसमें सर्वोच्च देवता बथौ बराई की आराधना होती है। यह छोटा नागपुर के सरना धर्म जैसा ही एक प्रकृति केंद्रित आदिवासी धर्म है, लेकिन इसमें सिजौ पौधे की विशेष महत्ता है। यह फैसला शिक्षण संस्थानों के प्रवेश फॉर्म और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों में लागू होगा, जिससे बोडो समुदाय को अपने धर्म को औपचारिक रूप से दर्ज करने का अवसर मिलेगा।
संयुक्त राष्ट्र मिशनों में तैनात महिला शांति सैनिकों पर 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह सम्मेलन विमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव टाइटल के साथ आयोजित किया गया। सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के सैन्य योगदान देने वाले 35 देशों की महिला शांति सैनिक हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान महिला सैनिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगी। सम्मेलन में यूएन मिशनों में प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और क्षेत्रीय सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन वैश्विक दक्षिण के देशों की चुनौतियों और समाधानों पर केंद्रित है। भारत ने अब तक 50 से अधिक यूएन मिशनों में शांति सैनिक भेजे हैं। वर्तमान में 5000 से ज्यादा शांति सैनिक 9 मिशनों में तैनात हैं। 3 से 5 मार्च 2025 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आयोजित होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में एसडीजी और कार्बन न्यूट्रलिटी की दिशा में सर्कुलर सोसाइटीज की स्थापना को बढ़ावा देना है। ये फोरम 3R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी को एशिया प्रशांत देशों की नीतियों में समाहित करने का काम करेगा। आयोजन स्वच्छ भारत मिशन शहरी, जापान पर्यावरण मंत्रालय और यूएन एजेंसियों के सहयोग से होगा, जिसमें व्यापार प्रदर्शनी, वेस्ट टू वेल्थ पहल और नेटवर्किंग सत्र भी शामिल होंगे। इसमें 38 देशों के 500 से ज्यादा प्रतिनिधि, 15 भारतीय मंत्रालय, 60 शहर और 40 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस फोरम के दौरान जयपुर घोषणा 2025 से 34 को भी अपनाया जाएगा, जो देशों को लीनियर इकोनॉमी से सर्कुलर इकोनॉमी की ओर मार्गदर्शन देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कर्नाटक के बीआरटी टाइगर रिजर्व के सोलिगा आदिवासियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ बाघों की संख्या बढ़ाने का श्रेय सोलिगा समुदाय को जाता है, जो बाघों को देवता मानकर पूजते हैं। इससे इंसान जानवर टकराव कम हुआ है। सोलिगा तमिलनाडु और कर्नाटक के वनों में निवास करने वाले आदिवासी समुदाय हैं। 2011 में ये भारत के पहले आदिवासी समुदाय बने जिन्हें टाइगर रिजर्व के अंदर रहने और वन अधिकार पाने का कानूनी अधिकार मिला था। इनकी मुख्य भाषा शोलागा है, जिसका संबंध द्रविड़ परिवार से है। साथ ही ये कन्नड़ और तमिल भी बोलते हैं। बांस मिट्टी से बने एक कमरे के झोपड़े में रहने वाले सोलिगा झूम कृषि और जंगल उत्पादों जैसे शहद आदि पर निर्भर हैं। इनकी आस्था हिंदू रीति रिवाजों के साथ साथ प्रकृति में भी है। एक्सेस नाउ ने इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में 84 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया, जिसके बाद भारत शटडाउन के मामले में दूसरे स्थान पर आ जाता है, जबकि पहले नंबर पर म्यांमार का नाम है। पिछले 6 साल में ये पहली बार है जब भारत टॉप पर नहीं रहा। भारत में हुए इंटरनेट शटडाउन का इस्तेमाल 41 बार इंटरनेट विरोध प्रदर्शनों को रोकने, 23 बार सांप्रदायिक हिंसा रोकने और 5 बार परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए किया गया। वहीं दुनिया भर में 54 देशों में कुल 296 बार इंटरनेट बंद किया गया, जिसमें 64% केस सिर्फ म्यांमार, भारत और पाकिस्तान के थे। सरकार 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रीन फाइनेंस संस्थान बनाने की योजना बना रही है। नीति आयोग ने कहा कि जलवायु परियोजनाओं के लिए वर्तमान फंडिंग जरूरत से काफी कम है। यह नई संस्था हरित परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने में मदद करेगी और फंड की लागत को कम करेगी। आयोग इसके लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है, जैसे नाबार्ड जैसी बैंक संरचना, मौजूदा संस्थाओं को नया रूप देना या गिफ्ट सिटी में क्लाइमेट फंड बनाना इत्यादि। आपको बता दें कि भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 45% कटौती, 50% बिजली क्षमता नॉन फॉसिल स्रोतों से हासिल करने और 2.5 से 3 अरब टन कार्बन सोखने के लिए अतिरिक्त वन क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। चीन के भारत में राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐतिहासिक टी हॉर्स रोड का जिक्र किया। यह मार्ग 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा था और तिब्बत के माध्यम से चीन को भारत से जोड़ता था। हालांकि यह मार्ग सिल्क रोड जितना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन सदियों तक यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। इसकी शुरुआत चीन के तांग राजवंश के समय की मानी जाती है। तिब्बत में चाय की मांग और चीन में घोड़ों की कमी ने इस मार्ग को महत्वपूर्ण बना दिया और यह मार्ग सोंग राजवंश तक मुख्यतः चाय और घोड़ों के व्यापार का केंद्र बन गया। बौद्ध भिक्षु यीजिंग ने चीन से तिब्बत और भारत को कपड़े भेजने, चीनी और वहां से घोड़े, चमड़ा, केसर आयात करने का जिक्र किया है। भारतीय सेना ने एल&टी लिमिटेड के साथ 223 ACADA यानी ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म प्रणालियों की खरीद के लिए 80.43 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है। यह सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करेगा, क्योंकि 80% से अधिक घटक और उप प्रणालियां देश में ही बनाई जाएंगी। ACADA को DRDO की ग्वालियर स्थित प्रयोगशाला ने विकसित और डिजाइन किया है, जो CBRN यानी रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। इसमें हवा के नमूनों से रासायनिक हथियारों और विषैले औद्योगिक रसायनों का पता लगाया जाता है। इससे सेना की क्षमता बढ़ेगी, जो युद्ध और शांतिकालीन आपदाओं, खासकर औद्योगिक दुर्घटनाओं में मददगार होगी।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दुनिया के ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज्यादा मामले हैं। एक नए अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में हर 20 में से एक महिला को जीवन में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है, जबकि हर 70 में से एक की मौत होती है। 2022 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में प्रति 1 लाख लोगों पर 100.3 मामले दर्ज हुए। मेलानेशिया और पॉलिनेशिया में मृत्यु दर सबसे ज्यादा, जबकि पूर्वी एशिया में सबसे कम है। फ्रांस में महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने का सबसे ज्यादा खतरा है, जबकि फिजी में मृत्यु का जोखिम सबसे अधिक है। आपको बता दें कि WHO ने 2021 में ब्रेस्ट कैंसर मृत्यु दर में सालाना 2.5% कमी का लक्ष्य रखा है, लेकिन केवल 7 देश इसे पूरा कर पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ 2050 तक ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में 38% और मौतों में 68% वृद्धि का अनुमान है। सरकारी मार्केट प्लेस ने स्वायत्त पहल की 6ठी वर्षगांठ मनाई। यह पहल 2019 में महिलाओं, युवाओं और स्टार्टअप्स को सरकारी खरीद में शामिल करने के लिए शुरू की गई थी। जेम ने फिक्की FLO के साथ समझौता किया, जिससे महिलाएं बिना बिचौलियों के सीधे सरकारी खरीदारों से जुड़ सकेंगी। स्वायत्त के तहत स्टार्टअप रनवे और वुमनिया स्टोर बनाए गए हैं, जिनसे स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को सरकारी ऑर्डर मिलते हैं। शुरुआत में जेम पर 6300 महिला उद्यमी और 3400 स्टार्टअप्स थे, जो अब बढ़कर 1.77 लाख महिला MSMEs और 29,000 प्लस स्टार्टअप्स हो गए। जेम का लक्ष्य 1 लाख स्टार्टअप्स को जोड़ना और महिला उद्यमियों की संख्या और हिस्सेदारी को बढ़ाना है। रक्षा अनुसंधान संगठन और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के चांदीपुर में स्वदेशी NSAMSR यानी नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में मिसाइल ने समुद्र की सतह के नजदीक उड़ान भरते हुए एक छोटे जहाज को सटीक निशाना बनाया। ये मिसाइल सीकिंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च करके समुद्री जहाजों पर हमला करने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल में मैन इन लूप तकनीक है, जो इसे उड़ान के दौरान लक्ष्य बदलने की क्षमता देती है। इसमें स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर और फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप आधारित नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया गया है। मिसाइल उड़ान के दौरान पायलट को लक्ष्य की लाइव तस्वीरें भेजने वाली डेटा लिंक तकनीक से भी लैस है। NASMSR में थर्मल बैटरी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स और विशेष वॉरहेड जैसी स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है, जो इसे आधुनिक युद्धपोतों के लिए घातक बनाती है। नासा एक नए सौर मिशन पंच की तैयारी कर रहा है, जिसका मकसद सूर्य के कोरोना और उसके आसपास के हेलियोस्फीयर क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करना है। इस मिशन को स्पेसएक्स के रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। पंच में 4 छोटे उपग्रह शामिल हैं, जिनमें से हर एक का वजन करीब 64 kg है और ये सभी पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। इसमें 3 उपग्रह वाइड फील्ड इमेजर और एक नैरो फील्ड इमेजर लगे होंगे, जो हर 4 मिनट में पोलराइज्ड फिल्टर की मदद से 3-3 तस्वीरें लेंगे। ये पहला मिशन है जो प्रकाश के पोलराइजेशन का उपयोग करके सूर्य के कोरोना और सौर हवा की 3D इमेज बनाएगा, जिससे वैज्ञानिकों को स्पेस वेदर के बारे में सटीक भविष्यवाणियां करने में मदद मिलेगी। इस मिशन की अवधि 2 साल निर्धारित की गई है। भारतीय नौसेना की एक टीम रूस में बन रहे स्टील्थ फ्रिगेट तमाल के संचालन के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंची है। तमाल का कमीशन जून 2025 में होने की उम्मीद है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाल आखिरी युद्धपोत होगा जिसे भारत से बाहर कमीशन किया जाएगा। इसके बाद भारत अपने युद्धपोत खुद डिजाइन करने के साथ साथ उनका निर्माण भी करेगा। तमाल की निर्माण प्रक्रिया अक्टूबर 2016 में हुए एक इंटर गवर्नमेंटल समझौते का हिस्सा है। इस समझौते के तहत 2 पोत रूस से आयात किए जाएंगे और 2 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तकनीकी हस्तांतरण द्वारा भारत में बनाए जाएंगे। इससे पहले युद्धपोत INS तुशिल को 9 दिसंबर 2024 को कमीशन किया गया था। डेनमार्क ने भारत के साथ सतत ऊर्जा समाधानों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। यह पहल वैश्विक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने में मदद करेगी। GTAI भारत में सतत ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और दोनों देशों के व्यवसायों, सरकारी निकायों, अनुसंधान संस्थानों और वित्तीय हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। इसमें कई डेनिश कंपनियां जैसे ग्रैंडफोस, कोपेनहेगन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स आदि शामिल हैं। यह पहल 2020 में हस्ताक्षरित ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत की गई है। डेनमार्क का लक्ष्य 2045 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को प्राप्त करना है। नई दिल्ली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू हुआ, जिसे DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय अंतरिक्ष विकिरण, भारी आयनों और मानव अंतरिक्ष मिशनों पर जैविक प्रभाव रखा गया है। इस सम्मेलन का मकसद अंतरिक्ष विकिरण के बढ़ते खतरों और उनके जैविक प्रभावों को कम करने के उपायों पर चर्चा करना है। वैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सम्मेलन न केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल, अंतरिक्ष अन्वेषण और भौतिक विज्ञान को बेहतर तरीके से समझने में मदद भी करेगा।
6 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा और अनुच्छेद 178 में राज्य विधानसभा में स्पीकर और उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में बताया गया है। उपाध्यक्ष का चुनाव जितनी जल्दी हो सके करना होता है, लेकिन समय सीमा नहीं बताई गई है। आमतौर पर स्पीकर का चुनाव पहले सत्र में और उपाध्यक्ष का चुनाव दूसरे सत्र में होता है। यह परंपरा है कि उपाध्यक्ष विपक्ष से होते हैं ताकि सदन में संतुलन बना रहे। इनके कार्य सदन की कार्यवाही में स्पीकर की मदद करना, स्पीकर के अभाव में सदन की अध्यक्षता करना, बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक वोट देना इत्यादि है। हालांकि वह बिल पेश नहीं कर सकते या सवाल नहीं उठा सकते। कुंडी एक पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणाली है जिसे कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के चूरू में पाई जाती है। यह प्रणाली वर्षा जल को इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए बनाई गई है, जो शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडी आमतौर पर एक गहरे, गोल या आयताकार गड्ढे के रूप में होती है, जिसे जमीन में खोदा जाता है या ऊपर बनाया जाता है। इसे कंकड़, ईंट या फिर अन्य सामग्री से मजबूत किया जाता है। वर्षा जल छतों या नालियों के माध्यम से कुंडी में इकट्ठा किया जाता है। इसे पानी के रिसाव को रोकने के लिए पक्का किया जाता है और ढक्कन लगाकर गंदगी और वाष्पीकरण से बचाया जाता है। इसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में या शुष्क मौसम आने पर इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रणाली जल संरक्षण का एक प्रभावी तरीका है। कांगो के इक्वेटर प्रांत में पिछले 5 हफ्तों में एक अनजान बीमारी से 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा मरीज बीमार होने के कुछ घंटों के भीतर ही मर गए। इसे फिलहाल क्राइंग डिजीज बोला जा रहा है, क्योंकि मरीजों में रोने जैसे लक्षण देखे गए हैं। अब तक 419 मामले और 53 मौतें दर्ज की गई हैं। WHO और स्थानीय स्वास्थ्य टीमों ने इबोला, मार्बर्ग जैसे वायरस को नकार दिया है, लेकिन बीमारी का सटीक कारण अभी भी अज्ञात है। जांच में मलेरिया, फूड प्वाइजनिंग, टाइफाइड आदि संभावनाएं शामिल हैं। WHO ने त्वरित जांच और नियंत्रण की मांग की है और जानवरों से इंसानों में फैलने वाले रोगों का खतरा बढ़ने की आशंका जताई है। असम में हाल ही में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट की शुरुआत हुई, जो राज्य के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समिट के पहले दिन 164 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, जिनके जरिए लगभग 1.89 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। समिट के दूसरे दिन सड़क, रेलवे और जल परिवहन पर जोर दिया गया और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने सड़क, रेलवे और शिपिंग के लिए 55,179 करोड़ रुपए के विशाल पैकेज की घोषणा की। इसके अलावा गुवाहाटी से सिलचर और अगरतला के लिए नई ट्रेन सेवाएं शुरू करने की भी योजना बनाई गई। इस दौरान गुवाहाटी पंचग्राम एक्सप्रेसवे काफी चर्चा में रहा, जो क्षेत्र का पहला एक्सप्रेसवे हाईवे होने के अलावा गुवाहाटी और पंचग्राम के बीच यात्रा के समय को लगभग 5 घंटे तक कम कर देगा। झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में भूवैज्ञानिकों को एक दुर्लभ पेट्रीफाइड वृक्ष का जीवाश्म मिला है। यह 20 फीट लंबे पेड़ के 14 टुकड़ों में बटा हुआ है और करीब 100 से 145 मिलियन वर्ष पुराना बताया जा रहा है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह देश में पहली बार है जब इतने बड़े जीवाश्म को उसकी मूल जगह पर खोजा गया हो। यह जीवाश्म राजमहल के ज्वालामुखी इतिहास और उस समय के जलवायु के बारे में जानकारी दे सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यहाँ डायनासोर के जीवाश्म भी मिल सकते हैं। आपको बता दें कि पेट्रीफाइड शब्द का अर्थ होता है पथरीला या पत्थर जैसा बन जाना। जब कोई जीवाश्म जैसे पेड़ या जानवर समय के साथ और विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण पत्थर जैसे बन जाते हैं तो उसे पेट्रीफाइड कहा जाता है।